आज मेरे पास iQOO के ये दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं, iQOO 12, iQOO 13। और iQOO 13 में जो सबसे बड़ा डाउनग्रेड लगा मुझे वो है इसमें 3x पेरिस्कोप कैमरा का ना होना। इसमें नॉर्मल 2x टेलीफोटो दिया गया है और इसके ना 3 नुकसान मुझे लगे काफ़ी बड़े। पहला कि 3x पेरिस्कोप से ना iQOO 12 में काफ़ी कमाल की पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर कर सकते थे, वो चीज़ इसमें नहीं कर सकते। दोनों फोन्स के टेलीफोटो कैमरा को जब मैंने टेस्ट किया ना, लो लाइटिंग में iQOO 13 का जो 2x टेलीफोटो है ये डिटेल्स बहुत कम कैप्चर करता है, इमेजेस में एकदम ऑयल पेंट सा ऐड कर देता है। हाँ, डे लाइट में ओके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, परंतु इसका दूसरा नुकसान है 10x जूम वाली फोटोज अब आप इसमें नहीं कैप्चर कर सकते। iQOO 13 में मैक्सिमम 30x जूम सपोर्टेड है। थर्ड, जो iQOO 12 का 6x टेली मैक्रो वाला फीचर था ना, लाइक काफी जूम्ड इन मैक्रो इमेज कैप्चर करता था, वो भी यहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा नहीं कि iQOO 13 में कोई भी अपग्रेड्स नहीं दिए गए हैं, विश्वास करिए मेरा, यहाँ पे बहुत सारे अपग्रेड्स भी हैं और मीनिंगफुल अपग्रेड्स हैं। परंतु वो जानने से पहले ना हम इन दोनों के कैमरा को डिटेल में समझते हैं। देखिए, दोनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है विद OIS, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और iQOO 13 में 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो है, जबकि iQOO 12 में 3x पेरिस्कोप लेंस था 64 मेगापिक्सल का। बट 12 में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था और 13 में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फ्रंट कैमरा की कहानी आगे बताऊंगा, परंतु उसके पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि iQOO 13 को जब मैंने कंपेयर किया iQOO 12 के कैमरा से, ओवरऑल सारे कैमरा सेंसर्स को हमने अलग अलग लाइटिंग में टेस्ट किया, तो ये पाया कि स्किन टोन्स की जो कंसिस्टेंसी है वो कहीं ना कहीं iQOO 13 में इंप्रूव हुई है। लाइक एकदम 100% एक्यूरेट या एकदम सही नहीं हो गई है, परंतु इंप्रूव हुई है। और ये चीज नोटिस करी कि अक्रॉस लेंस iQOO 13 में थोड़ा सा वार्मथ ऐड किया गया है, लाइक थोड़ा सा एक पीलापन आपको देखने को मिलेगा इमेजेस में। और साथ ही ये देख के भी शॉक रहा कि लो लाइटिंग कंडीशंस में जब हम मेन कैमरा से पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर करते हैं ना, तो iQOO 12 वहां पे स्किन टोन्स को थोड़ा सा बेटर मैनेज कर रहा है एज कम्पेयर टू iQOO 13, क्योंकि iQOO 13 थोड़ा सा ना व्हाइट कर रहा है फेस को। बाकी मेन कैमरा की बात करें, मेजर डिटेल्स में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी सिमिलर डिटेल्स एंड सिमिलर फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। हाँ, इतना टेस्ट करके ये पता चल गया कि डायनामिक रेंज मैनेज करने में ऐसे बहुत मेजर समस्या नहीं है दोनों में। iQOO 13 के कैमरा डिपार्टमेंट में ना सबसे जो मेजर इंप्रूवमेंट मुझे लगा वो है इसके फ्रंट कैमरा। यहाँ पे इमेजेस में हम डिटेल्स की बात करते हैं ना, तो भाई iQOO 13 में आप जूम करेंगे ना फोटोज, बहुत अच्छी डिटेल्स, बहुत क्रिस्प इमेज मिलती हैं। साथ में स्किन टोन्स भी पहले से ज़्यादा बेटर लगी। हालांकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वार्मथ ज़्यादा ऐड कर रहा है iQOO 13 का कैमरा, तो फ्रंट कैमरा कई बार थोड़ा ओवर सैचुरेटेड टाइप की इमेज कैप्चर कर लेता है, बट ओवरऑल इमेज अच्छी लग रही है फ्रंट कैमरा की, डिटेल्स एंड ऑल अच्छी लग रही हैं। परंतु ये मात्र एक अपग्रेड नहीं था, दूसरा अपग्रेड था फ्रंट कैमरा अब 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे, बट एटलीस्ट डिटेल्स एंड फ्रेम रेट्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। iQOO 12 की लिमिटेशन थी 1080p 30 FPS वीडियो शूट करने की। अच्छा, दोनों ही फोन्स का हमने अल्ट्रा वाइड कैमरा टेस्ट किया था वीडियोस के लिए। 4K 60 FPS तक आप मैक्सिमम वीडियो शूट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, फील्ड ऑफ व्यू भी आपको सिमिलर ही मिलेगा। परंतु iQOO 13 में हाईलाइट्स एंड शेडो मैनेजमेंट थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है, लाइक थोड़ा सा ब्राइट वीडियोस आपको मिलेंगी। और मेन कैमरा को हमने लो लाइटिंग में जब टेस्ट किया था तो वहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस हमें नोटिस नहीं हुआ। स्किन टोन्स का 19-20 का फर्क रहता है, बट ऐसे मेजर कुछ नहीं मिला। और सेम चीज ना डे लाइटिंग कंडीशंस के लिए भी कहना चाहूंगा, यहाँ पे भी मेजर कोई डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। OIS EIS का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है, स्किन टोन्स भी ठीक मिलती हैं। तो कैमरा डिपार्टमेंट में वही 3x लेंस जो नहीं है ना iQOO 13 में, उसकी कमी थोड़ा सा लगती है। बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो वहाँ पे अपग्रेड्स ऐसे हैं ना कि आपको गिनने पड़ेंगे। लाइक सबसे पहले तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट मिल जाता है, इस साल का फ्लैगशिप चिपसेट। और साथ ही iQOO अपनी Q2 सुपर कंप्यूटिंग चिप डाल के देता है ना, वो भी मिल जाता है। और iQOO 12 की तुलना में iQOO 13 में थोड़ा सा बड़ा वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम है और इसका लाभ हमें कुछ स्थानों पे दिखा भी। लाइक हमने 1 घंटे लगातार ना BGMI गेमिंग करी। पहली बात, दोनों ही फोन्स में 120 FPS गेम प्ले कर सकते हैं। मैंने मॉन्स्टर मोड पे गेमिंग करी थी वैसे, और गेमिंग के बाद हमने पाया कि लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम गेन कर रहा है iQOO 13 एज कम्पेयर टू iQOO 12। इतना ही नहीं, गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो यहाँ पे FPS स्टेबिलिटी आप साफ साफ देख सकते हैं थोड़ा सा बेटर है iQOO 13 की। और इस गेम प्ले के दौरान ना iQOO 13 ने बैटरी ड्रेन भी कम किया है, क्योंकि इसमें नई टेक्नोलॉजी वाली सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है, उसकी बात भी आगे करेंगे। अब हम सबको पता है कि iQOO 12 में गेमिंग काफी बढ़िया होती थी, गेमिंग के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन माना गया है। और iQOO 13 मुझे इसका एक अपग्रेड लग रहा है, लाइक गेमिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से बोल सकता हूँ। बाकी नया चिपसेट था तो हमने कुछ बेंचमार्क टेस्ट भी रन किया अपने रेफरेंस के लिए, जैसे कि Geekbench रन किया था। वहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वर्सेस इसमें भाई डिफरेंस काफी बड़ा था। और जब हमने AnTuTu टेस्ट रन किया ना, तो यहाँ पे भी डिफरेंस काफ़ी बड़ा नोटिस हुआ है। स्पेशली आप यहाँ पे CPU एंड GPU स्कोर्स में देखिए, डिफरेंस काफ़ी बड़ा है iQOO 12 की तुलना में। हालांकि जब हमने GPU परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए 3D वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट रन किया, तो यहाँ पे पाया कि स्टेबिलिटी स्कोर्स जो है ना, वो iQOO 12 के बेटर हैं। हाँ, जो टॉप लूप स्कोर है भाई, वो अगेन अभी भी
स्नैपड्रैगन 8 एलीट का बहुत आगे है। बाकी इन दोनों को हम टेस्ट कर रहे थे ना, तो एक बहुत मेजर चीज नोटिस हुई। वैसे तो दोनों में ही UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है। इनका कहना है कि जो 512 GB वेरिएंट है ना iQOO 13 का, उसमें UFS 4.1 है, परंतु मेरे पास 256 GB वेरिएंट है, इसमें UFS 4.0 ही है जहां तक मुझे पता है। iQOO की वेबसाइट में ऐसा कुछ मेंशन्ड है कि OTA से क्या कुछ हो जाएगा भाई, ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। परंतु जब मैंने दोनों फोन को टेस्ट किया ना, तो जो इंटरनल रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट है वो सिमिलर आए। रिजल्ट्स में बहुत मेजर फर्क नहीं था, परंतु एक स्थान पे ना बहुत मेजर डिफरेंस था। मेरे पास ये सैमसंग SSD है और इसमें ना एक फोल्डर है लगभग 20 GB का। इस फोल्डर को मुझे iQOO 13 में कॉपी करना था और जब मैंने इसको कॉपी किया तो iQOO 13 ने लगभग 1 मिनट 30 सेकंड में ये पूरा 20 GB का फोल्डर कॉपी कर लिया अपने इंटरनल स्टोरेज में। और यही सेम टेस्ट जब मैंने iQOO 12 में रन किया, सेम फोल्डर को कॉपी किया इंटरनल मेमोरी में, तो भाई iQOO 12 में कितना टाइम लिया पता है आपको? 18 मिनट। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि iQOO 13 में जो Type-C पोर्ट यूज किया गया है ना, ये USB 3.2 जनरेशन 1 वाला है, जबकि iQOO 12 में पुराना USB 2.0 पोर्ट है। तो आप समझ लो कि इस तरह के टास्क में ना इतना डिफरेंस आएगा। इवन रिसेंटली Realme का एक फ्लैगशिप भी टेस्ट किया था, Realme GT 7 Pro, 60,000 का फोन वो भी है, उसमें भी USB 2.0 है, उसमें भी कॉपी पेस्ट करने में भाई बहुत टाइम लगता है। वैसे यदि आप कहोगे तो iQOO 13 वर्सेस Realme GT 7 Pro का भी एक अनबायस्ड कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि भाई बैकएंड में हमने थोड़ा टेस्ट किया है इन दोनों को और कई स्थानों पे iQOO 13 पीछे हो जाता है Realme से। परंतु वीडियो देखना है तो लाइक अवश्य करना पड़ेगा आपको, 4000 लाइक्स चाहिए, फटाफट कर दीजिए। वैसे हमने iQOO 12 वर्सेस 13 का वीडियो रेंडर टेस्ट भी किया था तसल्ली के लिए कि भाई कौन जीतेगा, 13 ही जीता, जाहिर सी बात है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स हैं वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट में मिल जाती हैं। और ये सारे टेस्ट हमने अपने आप को भी एक रेफरेंस पॉइंट देने के लिए किए थे कि भाई लास्ट ईयर का जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट था वो बहुत स्टेबल, अच्छा माना गया। बहुत सारे फोन्स में हमने टेस्ट किया था, काफी बढ़िया रिजल्ट्स आए थे। परफॉर्मेंस, पावर कंजम्पशन, थर्मल्स, गेमिंग, सब कुछ वो अच्छे से मैनेज करता था। तो ये देखना था कि भाई स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो है ना, उसके अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म करेगा। तो अभी तक जो रिजल्ट सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि अपग्रेड अच्छा है। बाकी इस चिपसेट को कौन सी ब्रांड किस तरह से यूटिलाइज करती है वो टोटली उन पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो करंट टाइम में आपके फोन की डिस्प्ले की कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आप कमेंट करके बताओ। बाकी मैं इन दोनों की बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्प्ले में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया गया है। जैसे कि iQOO 13 में 2K रेजोल्यूशन मिल जाता है और साथ ही यहाँ पे डिस्प्ले का साइज भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है। एक्चुअली फोन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट बेजल्स यहाँ पे थोड़े से कम हो गए हैं, तो इसलिए संभवतः डिस्प्ले में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिल गया है, साइज बड़ा हो गया है। और पंचोल कैमरा का साइज भी मुझे थोड़ा छोटा लगा iQOO 12 की तुलना में। और एक बात बताना चाहूंगा, ये प्रॉपर फ्लैट डिस्प्ले है, ना कर्व ना क्वाड कर्व, फ्लैट डिस्प्ले। साथ ही iQOO 13 में PWM डिमिंग जो होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई गई है। बाकी दोनों फोन्स की डिस्प्ले टेस्ट कर रहा था तो ये पाया कि iQOO 13 में ना बाय डिफॉल्ट जो कलर प्रोफाइल है थोड़ा सा वार्म टोन पे सेट है। अब मे बी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे पता चल रहा हो ना पता चल रहा हो, बट काफी ज्यादा वार्म टोन पे सेट है। इनफैक्ट पहले तो मुझे लगा कहीं आई प्रोटेक्शन या ये सब फीचर तो ऑन नहीं है, तो चेक किया तो फीचर्स सारे सिमिलर ही हैं। जो डिस्प्ले सेटिंग्स में कलर प्रोफाइल है वो भी हमने सेम सेट कर रखी है। अब इसमें मुझे एक जगह पे दिक्कत लगी, जैसे कि मैं नेटफ्लिक्स पे देख रहा था कुछ कंटेंट और वहां पे ना डार्क एरिया iQOO 13 में थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाता है और थोड़ा सा फेस एंड ऑल थोड़ा सैचुरेटेड साइड पे चला जाता है, तो कलर्स थोड़ा सा मुझे नेचुरल से कम अच्छे लगे। iQOO 12 की थोड़ा ज्यादा कूलर साइड पे थी, बट ये ज्यादा वार्मर साइड पे है। मिड में होती तो और बेटर एक्सपीरियंस मिल सकता था। बट हाँ, यूट्यूब एंड ऑल में आप 4K HDR कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेटफ्लिक्स में भी HDR कंटेंट का सपोर्ट मिल जाता है। मीडिया कंजम्पशन हिसाब से देखते हैं ना, तो मुझे यही चीजें नोटिस हुई। और स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस नोटिस हुआ। iQOO 12 में क्या है ना, थोड़ा ट्रेबल हैवी साउंड एक्सपीरियंस मिलता था। iQOO 13 में थोड़ा सा बेस ऐड किया गया है, तो साउंड प्रोफाइल का थोड़ा डिफरेंस नोटिस होगा। लाउडनेस सिमिलर ही है। बाकी LTPO डिस्प्ले है तो 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक जा सकती है। आप पूछेंगे 144 हर्ट्ज क्यों नहीं जा रही? एक्चुअली ब्रांड इसको प्रमोट करता है कि ये डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज वाली, रिफ्रेश रेट वाली, बट मोस्टली जब आप इसको यूज करेंगे ना तो 120 हर्ट्ज तक ही जाएगी। और उसमें भी हमने टेस्ट किया था तो बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं जहां पे ये 60 हर्ट्ज या फिर 90 हर्ट्ज पे ही चल रही है। मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ जहां जहां मैंने टेस्ट किया है। स्मार्ट स्विच वाले ऑप्शन पे रख के मैंने टेस्ट किया था, तो कुछ ऐसा परफॉर्मेंस रहा इसमें। कुछ एक गेम्स हैं, कुछ एक मोड्स हैं जहां पे ये फोन अप टू 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को टच करती है, इसीलिए ब्रांड इसको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले बोलता है। नॉर्मल कंडीशंस में आप इसको हाई पे रख के भी यूज करेंगे ना, तब भी 120 हर्ट्ज तक ही ये चलता है। लाइक सेटिंग्स या जो भी आप रेगुलर ऐप यूज करते हैं 120 हर्ट्ज तक ही जाएंगे। तो ये वाला फीचर भाई मुझे पर्सनली
बस मार्केटिंग के लिए ही लगा। हाँ, बट iQOO 13 में एक और मेजर इंप्रूवमेंट किया गया है, इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आ गया है। पोजीशनिंग भी iQOO 12 से थोड़ा ऊपर है और काम भी अच्छा करता है। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बैटरी डिपार्टमेंट में बड़ा अपग्रेड किया गया है। iQOO 13 में 6000 mAh की बैटरी मिलती है। सिर्फ इतना ही अपग्रेड नहीं है, यहाँ पे इसमें नई टेक्नोलॉजी वाली सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज किया गया है। iQOO 12 में 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी यूज करी गई है। अब मैं सिलिकॉन कार्बन बैटरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सिलिकॉन कार्बन बैटरी जो लिथियम आयन बैटरीज होती है ना, इनकी तुलना में ज्यादा हायर डेंसिटी के साथ आती है। तो मान लीजिए ये एक 5000 mAh की बैटरी है, लिथियम आयन के साथ आती है। अब इसी साइज में यदि हम सिलिकॉन कार्बन मटेरियल को यूज करेंगे तो इसमें 5600-5500 mAh के अराउंड की बैटरी निकल आएगी। यानी कि बैटरी का साइज बड़ा नहीं होगा, हाइट विड्थ सब कुछ सेम रहेगी, कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। लिथियम आयंस की तुलना में ना 12 से 13% एक्स्ट्रा डेंसिटी मिलती है इसमें। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कई फोन्स लॉन्च हो रहे हैं जिसमें सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज करी गई है। आने वाले टाइम में और भी फोन्स आने वाले हैं। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, लाइक ये हीट कम होती है और बेटर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और कहा जा रहा है कि इसकी लाइफ साइकिल भी बेटर होती है। बट ये चीजें आगे आने वाले टाइम में टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही पता चलेंगी। बट अभी के टाइम पे जो चीजें सामने आ रही हैं वो आपको बता रहे हैं। बाकी दोनों का चार्जिंग टेस्ट किया था, रिजल्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन दोनों फोन्स को यूज करेंगे तो एनी डे आपको iQOO 13 में बेटर बैटरी बैकअप मिलेगा। अभी तक की टेस्टिंग में हमने यही पाया है। साथ ही iQOO जो 120 वोल्ट का टाइप सी अडेप्टर प्रोवाइड करता है ना बॉक्स में, वो एक पीडी अडेप्टर भी है। तो उससे आप अपने सैमसंग, आईफोन्स, गूगल पिक्सल, नथिंग, ये सब भी चार्ज कर सकते हैं। लैपटॉप है उसे भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, दोनों के डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस सामने से देखेंगे ना तो नोटिस नहीं होंगे, बट कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बदली हुई हैं। वैसे तो मेरे पास ना iQOO 12 का वीगन लेदर वेरियंट है, इसमें भी ये BMW एडिशन आता है। तो ये BMW एडिशन जो है थोड़ा स्लिपरी होता है और बॉक्स में आपको नॉर्मल सा एक केस मिलता है। मेटल का फ्रेम दोनों फोन्स में है, फोन प्रीमियम फील होते हैं। iQOO 12 थोड़ा सा चुभता था साइड्स में, जो बैक साइड था, बट इसमें हल्का सा कर्व है बैक में तो ये कम चुभता है। iQOO 13 का वेट थोड़ा सा बढ़ा है, परंतु iQOO 13 में एक और मेजर इंप्रूवमेंट की गई है। IP68-69 को ये सपोर्ट करता है। वाटर रेसिस्टेंट है, पानी में गिर जाए एक्सीडेंटली या जो भी, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज कहीं ना कहीं iQOO 12 में मिसिंग थी। बाकी दोनों का जो हैप्टिक फीडबैक है वो तो ठीक लगा, मुझे बढ़िया लगा। और दोनों में डुअल सिम यूज कर सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड आप नहीं लगा पाएंगे। iQOO 13 में ये राक्षसी हेलो लाइट दी गई है, मॉन्स्टर हेलो लाइट। इसको ना सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाके ना कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। लाइक कॉल आएगी तो कैसे लाइट ये ग्लो करेगी, नोटिफिकेशन के टाइम पे भी, गेमिंग के टाइम पे भी, म्यूजिक प्लेबैक के टाइम पे, तो कर सकते हैं इसको आप। बाकी नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी अच्छी है, 5G अच्छे से चल जाता है, बैंड्स एंड ऑल का सपोर्ट भी बढ़िया है। 4G कैरियर एग्रीगेशन भी चल रहा है दोनों फोन्स में, ब्लूटूथ 5.4 है, और अच्छी बात है कि NFC भी है दोनों फोन्स में, और साथ ही Wi-Fi 7 भी। बाकी दोनों ही फोन्स FunTouch 15 पे चल रहे हैं, जो लेटेस्ट OS है इनका, जो कि बेस्ड है Android 15 पे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको नो डाउट iQOO 13 में ज्यादा मिलेंगे। एक तो iQOO 12 में कम सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी प्रॉमिस थे, और ऊपर से एक अपडेट ऑलरेडी उसको मिल भी चुका है, तो अपडेट साइकिल कम हो गया उसका। बट इसमें 4+5 years का अपडेट मिलेगा। UI में ऐसे मेजर कोई बहुत ज्यादा एड्स या फिर ब्लॉटवेयर्स देखने को नहीं मिलते। कुछ ऐप्स हैं प्री इंस्टॉल्ड, उनको भी आप चाहें तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बट जो हॉट एप्स, हॉट गेम्स वो सब थे, वो सब हट चुके हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि अभी लॉक स्क्रीन पोस्टर और ये सब फीचर्स मिलते हैं, हटा सकते हैं उसको। FunTouch OS 15 में कुछ चीजें इंप्रूव करी गई हैं, बट बहुत सी कमियां आई UI में अभी भी। Oxygen 15 के साथ मैंने ना इसका एक कंपेरिजन भी किया है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भाई दोनों फोन्स का बहुत सिमिलर लगेगा, परंतु यहाँ पे एक बड़ा सा कैच है। यहाँ पे AI फीचर्स जो है ना वो ज्यादा आपको iQOO 13 में मिलेंगे, iQOO 12 में कम है। जैसे देखिए सर्कल टू सर्च दोनों फोन्स में काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजेस में AI इरेज वाला जो ऑप्शन है ना वो दोनों में मिल जाएगा, और ये फीचर काम भी बढ़िया से करता है। कुछ भी आप सेलेक्ट करके कुछ गायब वायब करना है ना, कर सकते हैं बढ़िया से। iQOO 13 में एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलते हैं? एक तो AI कॉल ट्रांसलेट वाला फीचर मिलता है, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट मिल जाता है। ये सैमसंग ने ये वाला फीचर दिया था लास्ट ईयर गैलेक्सी AI में, तो इन्होंने भी ऐसे है ना, बट दिया है। इसके अलावा नोट्स ऐप में AI के ना अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं, काफी चीजें कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, और साथ ही वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे ना तो उसको भी ये ट्रांसक्रिप्ट कर सकता है और उसकी भी एक समरी बना सकता है। ये कुछ 3-4 AI फीचर्स हैं जो कि iQOO 13 में एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। iQOO 12 एक अच्छा गेमिंग फोन था, साथ में कैमराज भी अच्छे ऑफर करता था। गेमिंग फोन तो iQOO 13 भी अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल, बट कैमराज में कुछ डाउनग्रेड्स और कुछ अपग्रेड्स लेके आता है। ये मेन डाउनग्रेड वही 3x पेरिस्कोप कैमरा लेंस का जाना, सबको खल रहा है, मुझे भी खल रहा है, परंतु 3x पेरिस्कोप को छोड़ देते हैं तो उसके अलावा डिजाइन, डिस्प्ले और बाकी डिपार्टमेंट्स में, परफॉर्मेंस में, हर जगह ना अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ आता है ये वाला फोन। परंतु मेन क्वेश्चन मेरा आपसे है, 55,000 रुपए में आप iQOO 13 बाय करोगे या कुछ और फोन प्रेफर करोगे? मैं बस जानना चाहता हूँ, ये बता के जाना आप।